क्या आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर परेशानियाँ उन चीज़ों को नियंत्रित करने में की कोशिश से पैदा होती हैं जो वास्तव में हमारे कंट्रोल या नियंत्रण में नहीं हैं? लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा या किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इन सवालों में उलझकर हम अपना प्रेज़ेंट यानी वर्तमान खराब कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मानसिक शांति का रहस्य सिर्फ एक बात को समझने में छिपा है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। निक ट्रेटन की बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का ये टॉपिक आपको सिखाता है कि कैसे आवश्यक चिंताओं, नकारात्मक विचारों और भावनात्मक बोझ को छोड़कर शांत और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें 3 शक्तिशाली अवधारणाएं बताई गई हैं: डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, नॉन जजमेंटल थिंकिंग एंड सेल्फ डिस्टेंसिंग। हम जानेंगे कि कैसे हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश हमें तनाव देती है, यानी हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कैसे बिना निर्णय किए परिस्थिति को स्वीकार करना मानसिक शांति बढ़ाता है। कैसे विचारों से दूरी बनाकर हम इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग या वरी या दूसरों के व्यवहार से परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटिंग गो यानी जाने देना, ये हमारी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है, पर ये एक लाइफ का बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट भी है। चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब हो या कोई आपका सपना हो, ड्रीम हो, बिलीफ हो आपका कोई, या आपकी कोई आदत हो, जो चीज़ आपके साथ बहुत समय से थी, उसे छोड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगता है, एक बहुत बड़ा लॉस लगता है, एक बहुत फेलियर लगता है, खुद के साथ धोखा लगता है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही लिबरेटिंग चीज़ है, एम्पावरिंग है, एनलाइटनिंग है, क्योंकि हम नई पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाओं के लिए खुद को ओपन करते हैं। ये बुक हमें अपने इमोशनल बोझ को छोड़कर हमें एक नया नज़रिया देती है। हम ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं जब हम अपने पास्ट को जाने देते हैं या अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को तोड़ते हैं, तो हम एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेटिंग गो को अपनाना हमें एम्पावर करता है। इस बुक में सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, कंपैशन और रेजिलियंस के बारे में बताया गया है। इनसे इनर पीस, क्लैरिटी और पर्पस को बढ़ाने में आसानी होगी। हालांकि हम सब में लेटिंग गो यानी छोड़ देना कोई भी बात, उसको लेकर बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शन हैं। लेटिंग गो एक्चुअल में जो चीज़, जैसे नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव इमोशंस हैं या कोई बिहेवियर है जो हमें बहुत परेशान कर रहा था, हमें कंट्रोल कर रहा था, हम उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा था, उनमें से आगे बढ़ने की हमें पावर देता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को छोड़ने के: डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, नॉन जजमेंटल थिंकिंग और सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये तीनों चीज़ें हमें ये सिखाएंगी या ये बताएंगी कि लाइफ में जब अलग-अलग तरह की सिचुएशन आती हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं ताकि हम लेटिंग गो या लेट गो कर पाए। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, इसमें हमें ये सिखाया गया है या ये बताया गया है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो आपके कंट्रोल में है, ना कि उन चीज़ों पे चिंता करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दूसरा है नॉन जजमेंटल थिंकिंग। इसमें हमें बताते हैं कि माइंड को बायस यानी अलग-अलग तरह के जो हमारे बायसेस होते हैं या हमारे अंदर एजम्पशंस होते हैं, उनसे फ्री करके हमें ओपन और एक्सेप्ट करने की अप्रोच से सिचुएशन को देखने की कला आनी चाहिए।
और तीसरा है सेल्फ डिस्टेंसिंग। इसमें वो तरीका है जब आप बहुत इमोशनल हों तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में और डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं। इन तीनों को अलग-अलग तरीके से मैं आपको बताती हूँ। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, कुछ चीज़ों पे आपको पता है हमारा कंट्रोल होता है, जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। जैसे हमारा कंट्रोल होता है ओपिनियन हम अपनी क्या बनाते हैं, मोटिवेशन, डिज़ायर, एवर्जन, इन सब चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है या इन्हें हमारे पास कंट्रोल करने की पावर होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे प्रॉपर्टी है, रेपुटेशन है, ऑफ़िस की कोई प्रॉब्लम्स हैं या बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो हम एक तरह से सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें अपनी सेल्फ की डूइंग पे, यानी जो काम हम खुद कर सकते हैं, उस पे हमारा कंट्रोल होता है, बाकी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सो लोगों को उन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए जो उनके कंट्रोल में हैं, बाकी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसे अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, कंसंट्रेशन पे या टाइम मैनेजमेंट पे, ताकि वो स्टडी ठीक से कर सके। लेकिन यदि वो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा या उसमें मार्क्स देने का टीचर का क्राइटेरिया क्या होगा, यदि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करता रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगी और उसको स्ट्रेस होगा, जिससे उसकी परफ़ॉर्मेंस और ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ आपको, जैसे कोई रिलेशनशिप में है और एक पार्टनर को अपने ऊपर ये भरोसा करना चाहिए कि जो मेरे एक्शन हैं, जो मेरे रिएक्शन हैं, वो मैं ध्यान में रखूँ, ना कि पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स या उसके रिएक्शंस को वो कंट्रोल करने की ट्राई करे। तो बाय फोकसिंग ऑन हर ओन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकती है। और यदि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने पार्टनर के बिहेवियर को चेंज करने में लगा देगी या कंट्रोल करने की ट्राई करेगी, तो इससे उनका जो रिलेशन है वो डैमेज होगा और उन दोनों में फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। स्टोइक्स मानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि हमारे थॉट, हमारे इमोशन, हमारे एक्शन, तो हमें उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। We should focus on our effort on those things only। यानी राइट माइंडसेट को कल्टीवेट करने में हमें इनर पीस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी और अच्छी लाइफ मिलेगी। हालांकि बाहरी परिस्थितियां चाहे हमारे लिए अच्छी ना भी हों, क्योंकि इंसान के पास सबसे अच्छी चीज़ है तर्क, जो कि एनिमल्स के पास नहीं होती। पीपल हैव द पावर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, ये हम खुद तय कर सकते हैं। वी हैव पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस। हमें पता होना चाहिए कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते, उनको हम एक्सेप्ट करें और जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, उन पर फोकस करें। सही माइंडसेट कल्टीवेट करना ही सही चॉइस है। इसके लिए माइंड की 3 फैकल्टी को हमें बहुत तरीके से वाइज़ली यूज़ करना है। वो कौन-सी हैं 3 फैकल्टी माइंड की? द फैकल्टी ऑफ जजमेंट, जजमेंट करने की पावर, द फैकल्टी ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर करने की पावर और द फैकल्टी ऑफ विल, इच्छा की, हमारी विल की। जो जजमेंट वाली फैकल्टी है, वो हमारे सोचने, फ़ील करने और बिलीव करने को गवर्न करती है। और जो डिज़ायर वाली फैकल्टी है, वो हमारी डिज़ायर्स को और फ़ियर्स को गाइड करती है। और जो हमारी विल की फैकल्टी है, वो हमारे इंटेंशंस को, डिसीजंस को और एक्शंस को डायरेक्ट करती है। सो इन तीनों फैकल्टी की मदद से हम एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एक्चुअल में हम सबके पास अपने फ्यूचर, अपने एक्सपीरियंसेस को खुद बदलने की पावर होती है। हमें ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर थॉट्स एंड एक्शंस इन ऑर्डर टू लिव हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। सो इन तीनों फैकल्टीज को सही तरीके से यूज करना आना बहुत ज़रूरी है।
जजमेंट में हमारे थॉट आते हैं, एक्शन आते हैं, इमोशंस आते हैं, बिलीव्स आते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है। इनमें इमोशंस या बायसेस या प्रिजुडिसेस को शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कोई बॉस है, वो उसने आपको कोई बात लेके आपके ऊपर वो गुस्सा हुआ या आपको क्रिटिसाइज किया, तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आपका रिएक्शन बाहर आ जाता है। तो भावना में बहकर गुस्सा करने के बजाय या डिफेंसिव होने के बजाय यदि आप फैकल्टी ऑफ जजमेंट का यूज करेंगे, तो उस सिचुएशन को पहले आप समझेंगे, फिर रैशनल डिसीजन लेने में आप समर्थ हो पाएंगे, उसके बाद अपना सही रिस्पॉन्स आप दे पाएंगे। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ डिजायर है, इसमें आपके डिजायर्स और फियर्स आते हैं। इट अलाउज यू टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। यानी इसमें हमें रैशनल डिजायर्स को डेवलप करना सीखना है और इरेशनल फियर्स को अवॉइड करना सीखना है। वी शुड स्ट्राइव टू डिजायर ओनली दोज थिंग्स विद इन वंस कंट्रोल एंड टू अवॉइड फियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट। हमें ऐसी चीजों का से नहीं डरना है, उन चीजों को उसको अवॉइड करना है जिनसे हम डरते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को कंट्रोल करना है जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसे प्रमोशन चाहिए, तो उसकी ये रैशनल डिजायर है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके कंट्रोल में भी है, वो मेहनत करेगा, उसको मिलेगा प्रमोशन। लेकिन यदि वो ये डरता रहे कि कहीं नौकरी ना चला जाए, तो ये उसका इरेशनल फियर है, एज इट इज नॉट विद इन हिज कंट्रोल। फैकल्टी ऑफ डिजायर को यूज करके जहां पर आपको इरेशनल फियर्स नहीं होंगे, आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। थर्ड फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ विल। ये जो इंटेंशंस को, डिसीजंस को और एक्शन के लिए ये जिम्मेदार होती है। देखिए, सपोज आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं, तो फैकल्टी ऑफ विल का यूज करके आपको कोई फिजिकल ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइज, जिम, योगा, इस तरह की चीज ज्वाइन करनी चाहिए, तभी आप फिजिकली फिट बन पाएंगे। तो यहाँ आपकी विल काम आएगी। सो ये तीनों फैकल्टी जो हैं, जो फैकल्टी ऑफ जजमेंट है टू डेवलप रैशनल बिलीव्स, फैकल्टी ऑफ डिजायर टू सीक रैशनल डिजायर्स एंड फैकल्टी ऑफ विल टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड एक्शन। हम हमारे गोल्स हमें मिलेंगे और हमारे को फुलफिलिंग लाइफ भी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल को कैसे प्रैक्टिस में लाएं। शुरू शुरू में तो ये काफी मुश्किल लगेगा, बट ये हमारी लाइफ पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ेगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी चीजों को लेट गो करना है। समय के साथ प्रैक्टिस करने से ये हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। इसके लिए पहला स्टेप है कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करना आना चाहिए। प्रेजेंट पे फोकस करना, माइंड को ट्रेन करना, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता, परेशानी को छोड़कर और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को हटाकर सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। ये आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से या मेडिटेशन से कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस वगैरह की, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिनसे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। सेकंड पॉइंट इसमें है कि हमें खुद से पूछना है कि सिचुएशन या सरकमस्टांस हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। इसके साथ बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम में हम फंसे हैं, तो क्या ट्रैफिक जैम हमारे कंट्रोल में है? नहीं। बट हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे रिएक्शंस, या हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उस टाइम को कैसे यूज करें। कुछ हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपने उस पे, फोन पे। और दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारे एग्जाम में नंबर कम आते हैं सपोज, तो हम अपसेट होने के बजाय क्या करें, हम अब अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से करें। सो ऐसे हम डेली लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इस तरह की सोच से, इस तरह की विचारों से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। फोकसिंग अवर एनर्जी ऑन द थिंग्स वी कैन कंट्रोल रादर देन वरिंग अबाउट द थिंग्स, कि हम जो चीज कर ही नहीं सकते उन चीजों की चिंता करते रहें। खुद से हमेशा ये सवाल पूछे, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है?
इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा या लाइफ के चैलेंजेस को हम ठीक तरह से नेविगेट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, स्टेप 2 में हमने सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ली। अब हमें क्या करना है कि क्या वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। अब इसमें हमें करना है थर्ड स्टेप में कि हम अपनी एबिलिटीज को कहाँ और कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। यानी जैसे आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू में क्या रिजल्ट आएगा, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। तो जो चीज़ आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उस चीज़ का स्ट्रेस लेने से क्या होगा। वी कैन अप्रोच लाइफ विद अ सेंस ऑफ पीस एंड इक्वेनिमिटी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम आराम से बैठकर देखते रहें कि लाइफ में क्या होने वाला है। हमें अपने साइड से एफर्ट भी करने हैं और अपनी एबिलिटीज को यूज भी करना है। जैसे आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जो इंडोर में हो, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं रादर के परेशान हो। अब सेकंड टॉपिक है हमारा नॉन जजमेंटल थिंकिंग। नॉन जजमेंटल थिंकिंग के बिना हमें सुकून नहीं मिलेगा। अपने थॉट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, कहीं वो बायस्ड तो नहीं है, कहीं वो थॉट्स नेगेटिव तो नहीं है। अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना शेम और गिल्ट के एक्सेप्ट करना सीखना है। इट विल अलाउ अस टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट गो ऑफ एनी नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ। नॉन जजमेंटल माइंडसेट हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हमें लेट गो करने की पावर मिलेगी कि ये विचार अच्छा है, ये बुरा है। आप किसी थॉट को लेबल नहीं करेंगे। प्री कंसीव्ड नोशन या बायस की वजह से आपकी थिंकिंग में रुकावट नहीं आएगी। जो है सो है, यानी यू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर विदाउट लेबलिंग देम एज गुड और बैड। सो लर्न हाउ टू थिंक विदाउट जजमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस इमोशनल रिएक्टिविटी। हमें अपने थॉट्स के लिए ज़्यादा अवेयर और माइंडफुल रहना सीखना है, जजमेंटल नहीं बनना है। वी कैन प्रैक्टिस टू रिकॉग्नाइज एंड रीफ्रेम आवर जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड अपने ही बारे में सोचता है, जो प्लान आप बनाती हैं वो भूल जाता है। लेकिन यदि आप ऐसे सोचें कि वो शायद भूल गया होगा, वो हमेशा तो ऐसा नहीं करता, यानी आपको अपने थॉट्स को रीअरेंज करना है। शायद मैं ही गलत हूँ, तो माय इमोशनल इनिशियल जजमेंट मे नॉट बी इंटायरली एक्यूरेट। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेल्फ टॉक या जजमेंट को हटाकर ज्यादा रियलिस्टिक और पॉजिटिव बने। आफ्टर ऑल, लाइफ इज मच ब्राइटर ऑन द अदर साइड, राइट। यदि आप बार बार नेगेटिव जजमेंट बनाने के आदी हो गए हैं, तो राइटर उसके लिए एक तरीका और बताते हैं। ये रिपीटिव जजमेंट कई बार नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव फीलिंग और बिहेवियर बनाते हैं। इसके लिए आप जजमेंट को ऑब्जेक्टिवली देखें। सेकंड, आप ये देखिए कि जज ये वो जजमेंट आपको कैसा फील कराता है। थर्ड, आप ये देखिए कि क्या उस जजमेंट को हटाकर आप अच्छा फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पाने की हैबिट से खुद को बार बार जज करते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी ये आदत गलत है, मैं इसे छोड़ नहीं पाता। और सबसे पहले आप उस नेगेटिव जजमेंट को पहचानिए कि आपने अपने बारे में कितना गलत जजमेंट बना लिया है। सेकंड, अब आप उसको ये देखिए कि इस तरह का जजमेंट बनाकर आप बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, आप खुद से नफरत कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस तरह के नेगेटिव जजमेंट से आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और थर्ड पॉइंट है, यदि आप इस ओपिनियन को बदल लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो यदि आप अपनी ओपिनियन अपने बारे में बदलते हैं, तो सच मानिए आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप एक नए नज़रिए से, नए पर्सपेक्टिव से, नई अप्रोच से खुद को देखेंगे। यू कैन बिगिन टू सी न्यू पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस। एक्चुअली अपने नेगेटिव जजमेंट को पहचान कर आप उस नेगेटिव टॉक से बहुत बुरा फील करते हैं और तब आप डिसाइड करते हैं कि ओके, यदि मैं
जजमेंट अपने बारे में नहीं बनाता हूँ, इस तरह का नेगेटिव जजमेंट, तो मैं इस आदत को छोड़ने के लिए मोटिवेटेड होता हूँ और ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ। यू विल कल्टिवेट अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा आप अपने नेगेटिव जजमेंट्स के बारे में अवेयर होते जाएंगे कि वो आपको आपकी लाइफ में कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे, तो आप और ज़्यादा बेहतर माइंडसेट के साथ उसे ठीक कर पाएंगे। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें थोड़ा पीछे हटकर उस इमोशन को देखना है, खुद को उस इमोशन से अलग होकर देखना है कि इससे उस सिचुएशन का एक हमें क्लियर व्यू देखने को मिलता है, एक क्रिएटिव सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। यदि हम खुद को उस प्रॉब्लम से मेंटली दूर करके देखते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। वी कैन हैव अ फ्लेक्सिबल थिंकिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में थे, एंजाइटी फील कर रहे थे, उससे थोड़ा दूर होकर सोचने से हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी और बेटर सॉल्यूशंस दिखाई पड़ेंगे। लेट गो ऑफ पेनफुल थॉट्स मेक अस मोर thoughtful and we can make effective decisions। हम ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस इज ऑल अबाउट creating mental space between yourself and the problem by looking at it objectively rather than emotionally। For example, आपकी किसी के साथ बहस या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो स्टॉप, रुक जाइए, टेक अ ब्रेक। उस सिचुएशन से थोड़ी दूरी बना लें। इससे आपको अपने थॉट और फीलिंग और बिहेवियर को देखने का मौका मिलेगा। आप में सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी बढ़ेगी और आप उस कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम सिचुएशन से दूरी बना लें या बाहर चले जाएं, तभी आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को डील कर पाएंगे। आप अपने ट्रिगर्स या रिएक्शंस को भी पहचान पाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करके, लाइक आई की जगह आप ही या शी यूज़ करेंगे, आई मीन थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। लाइक आप इस तरह से ना बोलकर कि आई एम फीलिंग स्ट्रेस ऑन और एंग्शियस, आप अपना नाम लेकर बोल सकते हैं। और आप इस छोटे से बदलाव से काफ़ी अंतर महसूस कर पाएंगे। सेल्फ डिस्टेंसिंग का अर्थ है किसी समस्या या भावना या स्थिति को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे थोड़ी दूरी से देखना, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को देख रहे हों। सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। आप जैसे बहुत परेशान है सपोज, अपने मन में ये सोचने के बजाय कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तो आप ऐसे सोचें कि अर्चना इस स्थिति में क्यों परेशान है, वह इससे कैसे निपट सकती है। जब हम खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो भावनाएं थोड़ी शांत हो जाती हैं और हम अधिक स्पष्टता से या क्लैरिटी से सोच पाते हैं। अपना नाम लेकर सोचें, अर्चना इस समस्या को कैसे सुलझाएगी। खुद को सलाह दें, जैसे आप किसी फ्रेंड को सजेशन दे रहे हों। और स्थिति को दूर से देखें, एक दर्शक की तरह से, बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें, यानी उसका एक बिग पर्सपेक्टिव देखें। क्या यह समस्या 1 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण लगेगी? इससे आपका तनाव कम होगा और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल होगा और आपकी डिसीजन की पावर बढ़ेगी। सेल्फ क्रिटिसिज्म घटता चला जाएगा। एक आइजनहावर मैट्रिक्स टेक्निक है, जो कामों को उनकी इम्पोर्टेंस या अर्जेंसी के आधार पर 4 भागों में बांटती है। देखिए, कुछ काम अर्जेंट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ नॉट अर्जेंट होते हैं और नॉट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनको कैसे आपको डिवाइड करना है? सबसे पहले अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट कामों को सबसे पहले करना है, यानी डेडलाइन वाले काम हैं, उसमें वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड है आपका इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए आप योजना बना सकते हैं। थर्ड है अर्जेंट
है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसा काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं या कोई लिमिट तय कर सकते हैं। फोर्थ काम ऐसे हो सकते हैं, ना तो वो अर्जेंट है ना ही वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह के कामों को अपनी लिस्ट से हटा दें। सफल लोग अपना अधिक समय महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट लेकिन जरूरी नहीं वाले कामों पे लगाते हैं, क्योंकि यही काम भविष्य में आपके विकास, सीखने और सफलता का आधार बनते हैं। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट यानी जैसे कल आपका एग्जाम है, इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट यानी रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना, ताकि परीक्षा के समय आपको तनाव ना हो। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट जैसे किसी फैमिली मेंबर का बार-बार कॉल आ रहा है जब आप पढ़ रहे हैं। और फोर्थ है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट यानी पढ़ाई छोड़कर घंटों रील देखना। क्रक्स है इसका कि कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम बाद में करना है या बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चैप्टर की शॉर्ट समरी मैं आपको बताती हूँ कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, केवल हमारे विचार, निर्णय और एक्शंस यानी काम हमारे नियंत्रण में है। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल सेकंड पॉइंट था इसका, जो हमें सिखाती है जो चीजें हमारे बस में नहीं है उनकी चिंता कर देने के लिए हमें छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, दूसरों की ओपिनियन या क्या है, या मौसम खराब है या पास्ट की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। नॉन जजमेंटल थिंकिंग सेकंड पॉइंट है। इसका अर्थ है कि घटनाओं को बिना अच्छा या बुरा लेबल किए उनको हमें देखना आना चाहिए। अक्सर दुख घटना से नहीं बल्कि उसके बारे में हमारी व्याख्या से पैदा होती है। थर्ड पॉइंट है सेल्फ डिस्टेंसिंग। हमें अपनी समस्याओं को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने में मदद करता है। जब हम खुद से थोड़ी दूरी बनाकर सोचते हैं तो भावनाएं शांत होती हैं और बेहतर निर्णय हम ले पाते हैं। हर परिस्थिति में खुद से पूछे, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? जो मैं बदल सकता हूँ उस पर ध्यान दें, और जो बदला ही नहीं जा सकता उस चीज को एक्सेप्ट करें। मन की स्थिति का सबसे बड़ा रहस्य है स्वीकार करना, बायस्ड होके ना सोचना, निष्पक्ष सोचना और अनावश्यक पकड़ को छोड़ देना। वन लाइन मैसेजेस बुक का है कि जब आप नियंत्रण से बाहरी चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, तभी सच्ची मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है।